नमस्कार। आज हम लैक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिला शिवपुरी का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिवपुरी का, उस पर मैं उमेश भगवती आज फर्स्ट लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो कि रखा गया है डिफ़ॉल्ट बिल पर, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बिल भी बोलते हैं और कंपल्सरी बिल भी कहा जाता है। इस संबंध में जब हम डिफ़ॉल्ट बिल या कंपल्सरी बिल पर डिस्कस करते हैं तो हमें इसके बैकग्राउंड को या इसके कंसेप्ट को एक बार समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए समस्त न्यायाधीशगण, सभी समस्त अधिवक्तागण और कॉलेज के समस्त अध्यापक, प्राध्यापक और युवा अधिवक्तागण और कॉलेज के वो सभी स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ शिवपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लैक्स आर्ट्रियम लेक्चर सीरीज। लैक्स आर्ट्रियम मीन्स लॉ ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट को गवर्न करता है। जो आज हमारा पहला विषय है डिफ़ॉल्ट बिल का, उस संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये बिंदु कहाँ अराइज होता है। हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। वेलफेयर स्टेट में स्टेट ने हमें गारंटी दी कि वो हमारे समस्त फंडामेंटल राइट्स की और जो राइट्स स्टेट ने हमें दिए हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। यदि कोई व्यक्ति उन राइट्स का वायलेशन करता है तब क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है और उस वायलेटर के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है। तो क्रिमिनल लॉ जब मोशन में आता है उसके फर्दरेंस में सबसे पहले पुलिस एजेंसी आती है जो कि एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पंजीबद्ध करती है, दर्ज करती है। एफआईआर होने के बाद में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है जो कि एक्यूज्ड होता है, जिसने कि उन जो राइट्स जो कि स्टेट ने गारंटीड थे उनका वायलेशन किया हो। अब बात शुरू होती है अरेस्ट से। जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और जब उसे अरेस्ट कर लेते हैं तब बात आती है हमारे आज के विषय की, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बिल कहेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के बाद में क्या करना चाहिए पुलिस को? तो जब कोई भी अरेस्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है उसके संबंध में एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, उसके संबंध में विक्टिम को कैसे रिलीफ मिलेगा कोर्ट से, ये एक अलग विषय है। हमारा विषय डिफ़ॉल्ट बेल पे है। तो जैसे ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 प्रिवेल करते हैं और 2 सेक्शन सीआरपीसी 57 एंड 167। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है और जो बताता है कि राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो फिर लॉ ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया कि कोई व्यक्ति को लाइफ और लिबर्टी मतलब उसकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाएगा, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही किया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किए जाने के बाद में उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जब कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, कोर्ट के सामने लाया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वह इनोसेंट है, उसने कोई अपराध नहीं किया है अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव, जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता कि उसने कोई अपराध किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर उन्हें अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाती हैं तब उन्हें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। एक लैंडमार्क केस है इसके संबंध में, अचल उर्फ राम स्वरूप और अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले 24 घंटे में अभियुक्त के गिरफ्तार एक्यूज्ड के 24 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। यदि 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करेंगे इस संबंध में? तो
इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नहीं करते हैं तो उसे पुलिस अथॉरिटी पेश करती है मजिस्ट्रेट के पास में विद इन 24 आवर्स। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उसे जुडिशियल रिमांड पे भेज दें, या उसे पुलिस रिमांड पे भेज दें, या फिर उसे बेल दे दें। यदि वो बेल आउट कर दिया जाता है तो वो विषय अलग है, बात अलग है, लेकिन यदि उसे जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड भेजा जाए तो फिर उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, वो कब तक जेल में रह सकता है। तब 167 कहता है कि जब कोई व्यक्ति जैसे जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है तो वो 167(2) प्रोविजन के अकॉर्डिंग 60 दिन या 90 दिन, उस पर हम चर्चा करेंगे 60 दिन कब और 90 दिन कब, 60 दिन और 90 दिन से अधिक समय के लिए उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है। और यदि वो इतने समय तक जेल में है तो उस व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है, जिस अधिकार को हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल या कंपल्सरी बेल। डिफॉल्ट लिटरल मीनिंग यदि देखें तो डिफॉल्ट का मतलब होता है चूक, यदि कोई गलती हुई है जिसके कारण उसे बेल मिल रही है, और कंपल्सरी मतलब कि उसे बेल देनी ही पड़ेगी, कंपल्सन है, यहाँ पर डिस्क्रिशन नहीं है। तो ये जो अधिकार उसे मिलता है इसे 160 प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जिसे हम डिफॉल्ट बेल या कंपल्सरी बेल के नाम से भी जानते हैं। इस संबंध में अभी रिसेंटली 2020 में ही लॉकडाउन के दौरान ही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट आया विक्रमजीत सिंह करके, विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 SCC ऑनलाइन SC 824। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। इसमें 167(2) में जो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल या कंपल्सरी बेल का जो राइट मिलता है उस राइट के महत्व को बताया गया। उन्होंने कहा कि the right to default bail is not a mere statutory right under the first proviso to section 167(2) CRPC, but is part of the procedure established by law under Article 21 of the Constitution of India, which is therefore a fundamental right granted to the accused person to be released on bail once the condition of the first proviso of 67(2) are fulfilled। उन्होंने कहा कि ये एक्यूज का जो राइट है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट जो है उसके द्वारा ही जो लॉ एस्टेब्लिश किया गया है उसके द्वारा ही मिला है, और इस राइट को हम कोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और बताना चाहिए। तो इस संबंध में ये 167(2) या फिर डिफॉल्ट बेल या कंपल्सरी बेल के संबंध में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने उसके महत्व को समझाया इस केस में। अब 167(2) की हम बात करेंगे, डिफॉल्ट बेल। अब कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं इसमें मैंने टोटल 11 इशू बनाए हैं, ऐसे इशू जिन इशू को हर व्यक्ति को जो कि कोर्ट से संबंधित है, चाहे वो एडवोकेट हो या जजेस हो, हमें समय समय पर फेस करना होता है। सबसे पहला इशू इसमें ये आता है, और इन इशू को मैंने प्रयास किया है कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कई सारे, उनके माध्यम से उन सुप्रीम कोर्ट के और या फिर हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनके द्वारा उन इशू पर क्या फाइंडिंग दी गई है और कैसे उन्हें सॉल्व किया गया है, इनको हम बताया जाए। पहला इशू है आता है जो हम फेस करते हैं, व्हाट वुड बी दी मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ 60 डे और 90 डेज। ये 60 दिन और 90 दिन की गणना कैसे की जाएगी। 60 दिन और 90 दिन के संबंध में एक चीज और समझ लें कि 167(2) में लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो जेल में है और लगातार 60 दिन तक जेल में है, 90 दिन तक जेल में है, तो उस व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। तो वो जो 60 दिन है, वो जो 90 दिन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी गणना कैसे करनी है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्यतः 4 तरह से बिंदु उत्पन्न होते हैं। पहला ये होता है कि जब उसको गिरफ्तार किया है तो उसकी कैलकुलेशन जो 60 दिन की करनी है, तो उसको डेट ऑफ अरेस्ट से करनी है या कोर्ट के सामने उसको जब पेश किया जाता है उस तारीख से करनी है। माना कि जैसे माना जाए एग्जांपल के लिए आज 10 तारीख है और 10 तारीख को किसी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में 11 तारीख को उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, तो 10 तारीख से गिनेंगे उसे 60 दिन या 60 90 दिन। तो इसमें एक ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जिसमें चगंती सत्यनारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1986 AIR 2130। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि अरेस्ट की डेट से हमें 60 और 90 दिन की
कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें 60 और 90 दिन की कैलकुलेशन करनी है जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के पश्चात पहली बार मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है रिमांड के लिए। तो डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट is the date from where we shall calculate the 60 और 90 days। मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज को पेश करने की दिनांक से ही 60 और 90 दिन की गणना की जाएगी, ना कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने की दिनांक से। ये चगंती सत्यनारायण में बता दिया गया था। एक दूसरा इशू इसमें ये आता है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें किस दिन को छोड़ेंगे, किस दिन को इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि आज 10 तारीख है और आज ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और आज ही न्यायालय में पेश कर दिया गया 10 तारीख को। अब हमें 60 दिन गिनने हैं, 90 दिन गिनने हैं, तो जब हम गिनेंगे तो आज का दिन छोड़ देंगे और वो दिन जिस तारीख को चालान फाइल हुआ है या होने वाला है उस तारीख को हम इंक्लूड करेंगे। तो इस संबंध में जो लॉ ड्राइव किया गया था वो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम एंड अदर 1995 एससीसी सप्लीमेंट्री 3/221, इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया था कि while computing period of 90 days, the day on which the accused was remanded to the judicial custody should be excluded and the day on which challan is filed the court should be included। जब उसे जेआर पे भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, उस दिन को हम एक्सक्लूड कर देंगे और जिस दिनांक को चालान पेश हो रहा है दिन को हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। अब इसमें कैलकुलेशन में एक और तीसरा इशू आता है कि एक्यूज्ड को एक चालान जब इसमें लाइट नहीं है चालू, नहीं इसमें लाइट नहीं, लाइट यहाँ से सामने से आ रहा है तो आएगी। ठीक है। एक और इशू ये आता है इसमें देखने के लिए प्राय कि एक्यूज जेआर में है, जुडिशियल कस्टडी में लगातार, और 90 दिन जिस दिन को कंप्लीट हो रहे हैं तो उसे डिफॉल्ट बिल का राइट हो जाएगा, लेकिन जिस 90 दिन जिस तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं उस तारीख को हॉलीडे है, छुट्टी है, कैसे पेश करेगी। तो इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया था कि जिस दिनांक को 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं उस दिनांक यदि हॉलीडे है तो पुलिस अथॉरिटी चालान पेश कर सकती हैं, क्योंकि चालान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इस जनरल क्लॉज एक्ट में 1897 में सेक्शन 10(2) में बताया गया है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसमें बताया गया है कि जब 90 डे लास्ट में होते हैं तब यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट फॉर 24 आवर्स, तो उस दिनांक को भी, हॉलीडे को भी चालान पेश किया सकता है इन डेट लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है 60 और 90 डेज की। ये अशोक शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1993 में बताया गया था। और एक और सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन के संबंध में एक और प्रावधान है जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है राकेश कुमार पॉल वर्सेज स्टेट ऑफ असम। ये एक ऐसा लैंडमार्क केस है 2018 का जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक लेट डाउन कर दिया प्रिंसिपल 90 डेज कब और 90 डेज कब, क्योंकि 167 में जो प्रोविजन थे उसमें जो लिखा हुआ था कि 90 डेज तब वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ एलआई और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 इयर्स और 60 डेज अदर केसेस। जब राकेश कुमार पॉल वाला केस आया, इस केस में स्पष्ट कर दिया गया कि 90 दिन किन केस में गिनेंगे, काउंट करेंगे, और 60 दिन किन केस में काउंट करेंगे। यदि कोई एक ऐसा केस है जिसमें पनिशमेंट डेथ है, एलआई है यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 10 ईयर का है, इन केसेस में 90 डेज कैलकुलेट करेंगे और सभी केसेस में 60 डेज कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो 457 लगा हुआ है जिसमें 14 इयर्स तक का मैक्सिमम पनिशमेंट है। 457 मतलब कि किसी ने किसी घर में घुस के चोरी करने का अटेम्प्ट किया, इसमें थेफ्ट ले लेंगे अपन। किसी ने किसी घर में घुस के चोरी की रात को, उस पर 457 का चार्ज लगा। 457 में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज 14 इयर्स।
अब सजा 14 ईयर्स है, उसमें 90 डेज होंगे या 16 डेज, 60 डेज, तो इसमें होगी 60 डेज। जैसा कि राकेश कुमार पॉल में बताया गया है, 90 डेज उसी केस में जब डेथ हो, एलआई हो, या फिर मिनिमम 10 ईयर हो। इसमें 14 ईयर है, लेकिन मिनिमम 10 ईयर नहीं है। ऐसी स्थिति में इसमें 16 डेज वाला पैरामीटर एप्लीकेबल होगा और इसे हम 60 डेज काउंट करेंगे। तो राकेश कुमार पॉल में जो सेटल कर दिया गया, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जिन केस में डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद की सजा है, या फिर मिनिमम न्यूनतम 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है, केवल इन तीन ही मामलों में 90 दिन की गणना की जाएगी और अन्य जितने भी मामले हैं उन सब में 60 दिन की गणना की जानी है। तो इस तरीके से इसमें राकेश कुमार पॉल में ये एम्बिगिटी भी या ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, कभी-कभी कोर्ट में एप्लीकेशन आती है कि सर ये इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम को आप एक्सटेंड कर दीजिए। 60 और 90 दिन का जो टाइम है उसमें हम, तो कोर्ट क्या ऐसा कर सकता है, या फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जो टाइम है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके संबंध में यदि स्पष्ट आंसर ये है कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक केस है अचपाल उर्फ राम, AIA 2018 SC 464। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कुछ स्पेशल एक्ट में स्पेशल प्रोविजन कर दिए गए हैं तब ऐसा हो सकता है। उस जजमेंट में ही एक पैरा था जिसमें उन्होंने बताया कि there is no provision of the court which empower anyone to extend the period within which the investigation must be completed, nor does it admit of any such eventuality. There are enactments such as the Terrorist Act, जिसे हम टाडा भी बोलते हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट 1999, which clearly contemplate extension of period and the extent to which those enactments have modified the provision of the code, including section 167. In the absence of any such similar provision empowering the court to extend the period, no court could either directly or indirectly extend such period. यदि किसी स्पेशल लॉ में ऐसा प्रोविजन किया गया है तब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड किया सकता है, अन्य किसी दशा में कोर्ट ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। तो ये प्रोविजन, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट प्रावधान कर दिया है। नेक्स्ट, इसमें यदि कमेंट्स यदि कोई क्वेश्चंस आए तो आप मुझे बताइएगा जरूर ना, साइड में देखिए। एक थर्ड क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम एक्चुअली दीज आर इश्यूज। तीसरा इशू कोर्ट में ये आता है या ये फेस करना पड़ता है कि क्या एक्यूज्ड को जब ये राइट मिलता है डिफॉल्ट बेल का, 60 और 90 दिन जब निकल जाते हैं, जब चालान पेश होता है 60 और 90 दिन के बाद में, तो एक्यूज्ड को रिटर्न में एप्लीकेशन देना होगी इस राइट के लिए, या फिर वो ओरली भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा ये राइट है, मुझे डिफॉल्ट बेल दी जाए। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें इस संबंध में राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम वाला केस जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कब से, ये केस काफी रिलेवेंट है। इस केस में बताया गया था कि वो रिटर्न एप्लीकेशन भी दे सकता है और ओरल भी अप्लाई कर सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पे उन्होंने ऐसा ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कर सकता, लेकिन उनका आशय यही रहा। वो जो पैरा रिलेवेंट है उस केस का मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा उससे। In Rakesh Kumar Paul, Honorable Apex Court held, in our opinion, in matter of personal liberty, we cannot and should not be too technical and must lean in favor of personal liberty. Consequently, whether the accused make a written application for default bail or an oral default bail is of no consequence. The concerned court must deal with such an application by considering the statutory requirement, namely
whether the statutory period for filing a charge sheet or challan has expired, whether the charge sheet or challan has been filed, and whether the accused is prepared to and does furnish bail. तो इसमें टर्म यूज हुआ कि whether the accused make a written application for default bail or an oral application for default bail. तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ये आशय रहा कि वो ओरल भी अप्लाई कर सकता है, रिटर्न एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं है और हमें इसको टू टेक्निकल, एक टर्म यूज किया गया टू टेक्निकल, कोर्ट को इतनी ज्यादा टेक्निकल भी इस मैटर में फिर इसमें फिर राकेश कुमार पॉल वाले केस में ही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब किसी एक्यूज्ड का या मुलजिम का जब डिफॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हो जाता है तो उसके वकील की एक्यूज्ड के वकील की जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि आपका ये राइट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, आप बेल ले सकते हैं, अपने एक्यूज्ड को बताए। और उसमें ये भी राकेश कुमार पॉल में ये आगे भी कहा गया था कि कोर्ट को भी इस मैटर को देखना चाहिए, कोर्ट को भी बताना चाहिए। लेकिन उसके बाद में रिसेंटली 2020 में, अभी आज से लगभग एक दो महीने पहले एक केस आया और वो डिफॉल्ट बेल पे काफी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने काफी डिस्कस किया उस केस में, और उस केस में ही कोर्ट ने एक नया डेवलपमेंट ये किया कि कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि राकेश कुमार पॉल वाले केस में जो बताया गया था कि मुलजिम के वकील को तो उसे पता नहीं है कि आपको अधिकार हो गया डिफॉल्ट बेल का, लेकिन कोर्ट को भी साथ में बताना चाहिए। जो टर्म यूज किया कोर्ट ने दैट इज ऑट टू, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा उसे। एम रविंद्रन, केस का नाम है एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2020 SCC ऑनलाइन SC 867। कोर्ट ने कहा we agree with a view expressed in Rakesh Kumar Paul Supra that a cautionary measure, the counsel for the accused as well as the magistrate ought to inform the accused of the availability of the individual right under section 167(2) once it accrue to him without any delay। कोर्ट को बिना देर किए हुए तत्काल बिना डिले के उस अधिकार को जो डिफॉल्ट बिल का उस मुलजिम को मिल गया है उसको बताना चाहिए। तो ये वक्त के साथ में न्यू डेवलपमेंट 20 में कोर्ट ने राकेश कुमार वाले केस में जो फाइंडिंग थी उसको कंफर्म किया। ये 3 जजेस बेंच का जजमेंट है, रिसेंटली एक दो महीने पहले करीब आया है। बीच में कभी कभी कोर्ट में एक और ऐसा प्रश्न आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चालान तो पेश करना चाहिए 60 और 90 दिन में, नहीं कर पाए, डिफॉल्ट बिल का राइट मिल गया एक्यूज्ड को, कोर्ट ने नया जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने बता दिया कि आपको राइट मिल गया है, लेकिन एक्यूज्ड ये कहता है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूं या फिर अवेल नहीं करना चाहता हूं। उस स्थिति में कोर्ट को क्या करना चाहिए? एक्यूज्ड को छोड़ देना चाहिए या फिर वो ऐसा कर सकता है? तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बताया था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी एक्यूज्ड को पर्सनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो कि बाहर उसके लिए पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको नुकसान पहुंचाया है या कुछ उसके साथ कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई से आउटसाइड का थ्रेट हो। तो ऐसे थ्रेट में यदि वो चाहता है कि उसे इस राइट को एक्रू नहीं करना है, डिफॉल्ट बेल के राइट को उसको नहीं चाहिए, वो कस्टडी में ही रहना चाहता है, जुडिशियल कस्टडी में ही रहना चाहता है, तब उस स्थिति में वो अपने इस राइट को वेव कर सकता है। तो यस, इसका जवाब है हाँ कि एक्यूज्ड अपने राइट को वेव कर सकता है, और ये भी बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम आते हैं क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने खुद ही इस बात को महसूस किया और उन्होंने अपने जजमेंट में इस बात को कोट भी किया है। जजमेंट वही है राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज वेरी रेयर, कभी कभी ऐसा मामला आता है, लेकिन हाँ यदि वो एक्यूज अपने राइट को वेव कर सकता है। नहीं, इसके संबंध में जब आगे बढ़े तो एक और इशू जो कोर्ट में या हम सब फेस करते हैं, इशू है कि ऑन एक्रूवल ऑफ राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल whether court shall release the accused or he has to furnish the bail।
जब किसी मुलजिम को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल गया तो उस मुलजिम को न्यायालय तुरंत छोड़ देगा या फिर उसे बेल बॉन्ड को फंडिस या भरना पड़ेगा। इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए। बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है और वो उसको अवेल करना चाहता है तो इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन ये है कि उसको बेल बॉन्ड को फंडिस करना पड़ेगा और उसको जमानत अपनी देनी पड़ेगी। यदि वो बेल बॉन्ड को फंडिस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो बाहर छूटने का अधिकारी नहीं होगा। ये 2 केस इसमें है जिस संबंध में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान के संबंध में चर्चा की गई, वो बताया गया। एक है हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994 AIR 2623, इसमें बताया गया। और दूसरा उदय मोहन आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2001 का केस है। तो इन दोनों केस में ये बताया गया कि एक्यूज्ड को बेल बॉन्ड या जमानत, जो भाषा में बोला जाए, अपनी भरनी पड़ेगी। यदि वो जमानत नहीं भरेगा तो उसको फिर वो अधिकार नहीं मिल सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया है अभी कि इफ अरेस्ट डेट एंड प्रोड्यूस डेट इज सेम देन दैट डेट एक्सक्लूड और नॉट। इस प्रश्न को लास्ट के सेशन में लेंगे। इसके बाद मैं अभी मैंने पढ़ लिया, मैं जवाब देता हूं कि यदि डेट ऑफ अरेस्ट भी एक है और कोर्ट में पेश करने की दिनांक भी एक है तो क्या एक्सक्लूड करेंगे? मैंने जब पढ़ रहे थे तो उसमें स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम सिंह का, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम एंड अदर्स 1995 का मैंने एक केस बताया था जिसमें लिखा हुआ था कि जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा जाता है, वो डेट एक्सक्लूड कर दी जाएगी और जब चालान पेश होता है वाली डेट इंक्लूड कर ली जाएगी। इसलिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यदि डेट ऑफ अरेस्ट एक है, डेट ऑफ रिमांड एक है, तो उस डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और जब चालान पेश होता है उस दिनांक को 16 और 90 डेज की कैलकुलेशन में ले लिया जाएगा। हमसे इशू नंबर आई थिंक इशू नंबर इशू नंबर 5 था हमारा। तो मुलजिम को जमानत पर्चे मुचलका जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किया है वैसा भरना पड़ेगा, तभी उसे जमानत का लाभ दिया जाएगा। डिफॉल्ट बिल पे छोड़ा जाएगा, यदि वो नहीं भरता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अगला नंबर इशू नंबर 6। क्या प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि वेदर प्रोसिक्यूशन कैन मेक एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल। क्या प्रोसिक्यूशन भी जो एक्यूज को डिफॉल्ट बिल मिल चुकी है उसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि हाँ, यदि ऐसी परिस्थितियां जो परिस्थितियां कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगी, ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी यदि एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल पे छोड़ा गया था तो कैंसिल हो सकती है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं उस बेल को कैंसिल करने के लिए। केस का नाम है, इसमें एक्चुअली 2 केस है और दोनों केस में इस संबंध में जो इशू है हमारा कि क्या प्रोसिक्यूशन, क्या अभियोजन डिफॉल्ट बिल को कैंसिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 2 केस हैं, असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1993 SC1 और दूसरा केस है बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1977 4 SCC 410। इसमें स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। प्रोसिक्यूशन आवेदन कर सकता है किसी व्यक्ति को जिसको डिफॉल्ट बिल मिली है उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए, ऐसा हो सकती है। लेकिन वो क्या ग्राउंड होंगे, कब निरस्त होगी, ये डिपेंड करता है। मैं 2 लाइन जजमेंट है असलम बाबूलाल देसाई, इसकी 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। उसमें है कि लास्ट में कि किन ग्राउंड पर कैसे कर सकते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव that the accused has committed a non-billable offense and that it is necessary
to arrest and commit him into the custody prima facie at the stage, strong grounds indeed are necessary. और लास्ट में लिखते हैं कि but during investigation some strong prima facie evidence and gravity and magnitude of the crime or the manner in which the crime was committed and other attending circumstances may be relevant as a prima facie ground to have a fresh look to cancel the bail. तो जमात बिल्कुल निरस्त की जा सकती है कोर्ट प्रोसिक्यूशन के आवेदन पर कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए और ऐसी सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए जैसे नाम दिया गया ऐसी सर्कमस्टेंस होना चाहिए जो कि उसे कैंसिल करने के लिए कोर्ट को एंटाइटल करे. ग्रेविटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम और द मैनर व्हिच कमिटेड अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस which is relevant as prima facie ground to have a fresh look to cancel the bail. तो कोर्ट ऐसा कर सकता है और उसके लिए उस समय की सर्कमस्टेंसेस और एविडेंस देखी जाएंगी जो कि कोर्ट को एम्पावर करे और जिस ग्राउंड पे कोर्ट उस बेल को कैंसिल कर दे. तो ये भी इशू कोर्ट के सामने आता था कि ऐसा कर सकते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे जो है वेदर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट और चालान द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल ऑफ एक्यूज्ड इज सीज्ड. सबसे जरूरी अच्छा, मेरे साथ पुलिस अथॉरिटीज के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे जरूरी प्रश्न ये होता है कि क्या चालान पेश करने पर अभियुक्त का जो अधिकार है डिफॉल्ट बेल का या कंपल्सरी बेल का आता है. इसका यदि एक लाइन में जवाब देना चाहूं तो बड़ा मुश्किल है. हाँ हो जाता है यदि उसने अपना राइट इफ नॉट ऑलरेडी अवेल्ड, यदि उसने अपना राइट को अवेल नहीं किया है. इसके संबंध में 4 केस की स्टडी करते हैं तो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है. एक है संजय दत्त का केस, संजय दत्त विरुद्ध स्टेट थ्रू सीबीआई 1995 एससीसी. एक है प्रज्ञा ठाकुर का केस, एक है उदय मोहन आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, और एक रिसेंटली जो 2020 में आया एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2020 एससीसी ऑनलाइन SC 867. ये 4 केस की स्टडी है. संजय दत्त वाले केस में ये कहा गया कि हाँ ये अभियुक्त का इंडेफिजिबल राइट है जो उसको एक्रू होता है और ये अधिकार केवल चालान पेश होने के पहले तक है. जैसे ही चालान पेश किया जाता है वो अधिकार समाप्त हो जाता है. इस केस में बताया गया संजय दत्त वाला केस, इस केस में इसकी जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का है और ये 5 जजेस का केस, 5 जजेस बेंच का केस था. उसकी 2 लाइन रिलेवेंट है. द indefeasible right accruing to the accused in such a situation is enforceable only prior to the filing of challan and it does not survive or remain enforceable on the challan being filed if already not availed of. यदि अभियुक्त ने अपने डिफॉल्ट बिल के राइट को जो उसे 60 और 90 दिन एक्सपायर होने के बाद मिला है, यदि उसने उस अधिकार को नहीं लिया है या फिर तो फिर उसका अधिकार चालान पेश होने पर समाप्त हो जाएगा. अब प्रश्न उत्पन्न ये हुआ, जब एक बार चालान पेश हो गया उसका अधिकार समाप्त हो गया डिफॉल्ट बिल पे छूटने का, जो तो फिर 167 का पूरा ग्राउंड उससे खत्म हो जाता है. 167 जो सेक्शन है वो सीज हो जाता है, फिर अदर सेक्शन में कार्रवाई कर सकते हैं. लेकिन प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि इफ नॉट ऑलरेडी अवेल्ड, ये कब कहा जाएगा कि अभियुक्त ने अपने डिफॉल्ट बेल के राइट को अवेल नहीं किया या फिर प्राप्त नहीं किया. तो ऐसे समझते हैं कि एक बार कोर्ट में आज दिनांक 10 तारीख को चालान पेश हुआ और आज 10 तारीख को उसके जब हम गिर रहे हैं तो आज 10 तारीख को उसके 90 दिन मतलब समाप्त हो गए, 60 दिन या 90 दिन कंप्लीट हो गए. तो जैसे ही कल 60 दिन या 90 दिन उसके कंप्लीट हुए, उससे रात को 12 बजे के बाद में राइट मिल गया. आज उसका राइट डिफॉल्ट बिल पे छूटने का है. कोर्ट की टाइमिंग में वो कभी भी कोर्ट में आवेदन कर सकता है, जैसे हमने चर्चा करी, ओरली भी कर सकता है और एप्लीकेशन भी लग सकता है. और अभी तक चालान पेश नहीं हुआ. उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया
कि उसे बिल का डिफ़ॉल्ट बिल का राइट उसे मिल गया है, उसे छोड़ दिया जाए। और उसी समय कोई नहीं आया, कोर्ट ने छोड़ दिया उसे, डिफ़ॉल्ट बिल का राइट उसे मिला और कोर्ट ने छोड़ दिया। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, उसे डिफ़ॉल्ट बिल का राइट मिला, उसने कोर्ट में साढ़े 10 बजे एप्लीकेशन दी कि मुझे राइट मिला है, मुझे छोड़ दिया जाए, और इतने में ही चालान पुलिस को कोर्ट से किसी भी थाने से मुंशी आए और उन्होंने चालान पेश किया। उन्होंने कहा ये रही एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट बिल की, एक तरफ एक्यूज की और एक तरफ रहा चालान। तब क्या उसे राइट मिलेगा डिफ़ॉल्ट बिल का? हाँ, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने राइट को अवेल कर लिया था, मतलब कोर्ट से डिमांड कर लिया था, प्राप्त कर लिया था और कोर्ट से अप्लाई भी कर दिया था। तो यदि एक्यूज ने अपने डिफ़ॉल्ट बिल के राइट को अवेल कर लिया है, कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, आवेदन लगा दिया है, ओरल या रिटन, यदि उसने ऐसा किया है और बाद में चालान पेश हो गया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्यूज को डिफ़ॉल्ट बिल मिलेगी और चालान पेश होने से उसका राइट सीज नहीं होता है। तीसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले केस में ओवररूल भी की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि यदि आवेदन लगा हुआ है उसका और उसके बाद चालान पेश हो जाता है यहाँ एक्यूज का डिफ़ॉल्ट बिल का आवेदन है और यहाँ चालान पेश हुआ है, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले केस में बताया गया कि फिर उस आवेदन को मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा, ना कि उसके डिफ़ॉल्ट बिल के ग्राउंड पर। जो डिफ़ॉल्ट बिल का ग्राउंड जो उसे राइट मिला है, उसे मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। ये और दूसरा इसमें उदय मोहन आचार्य वाला केस था, जिसमें इसके कंट्रारी बात की गई थी। उसमें कहा था कि जब 60वां दिन का पीरियड निकल जाता है, तो वो अपनी आवेदन करता है, राइट अवेल करता है, तो उसका राइट बना रहता है, क्योंकि उसने अपना राइट अवेल कर लिया, यानी कि प्राप्त कर लिया है। तो इस संबंध में एम्बिग्यूटी थी, जिसको एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2020 का जो केस है, इसमें दूर किया गया। और इसमें जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले केस में जो 2 मेरिट वाली जो लाइन थी, उसको ओवररूल भी किया गया। और उन्होंने इस केस में उन्होंने बोला कि उदय मोहन लाल आचार्य वाले केस में जो फाइंडिंग दी गई थी, या जो संजय दत्त वाले केस का, को हम कंफर्म करते हैं और अफर्म करते हैं। इस तरीके से ये एम्बिग्यूटी को दूर किया गया और क्लियर कर दिया गया कि यदि उसने एक बार अपने राइट को अवेल कर लिया डिफ़ॉल्ट बिल के राइट को, तो डिफ़ॉल्ट बिल के राइट को अवेल करने के बाद कोई भी परिस्थिति बने, चालान पेश हो, तो उसके राइट को खत्म नहीं करता है। हाँ एक और कंडीशन, चौथी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि उसे डिफ़ॉल्ट बिल पे छूटने का उसे अधिकार मिल गया, 90 दिन निकल गए, 60 दिन निकल गए, चालान पेश नहीं हुआ, उसने आवेदन लगाया कोर्ट में, डिफ़ॉल्ट बिल का राइट प्राप्त करना चाहता है, और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ, ठीक है, आपको राइट मिला है, तो आप इतने इतने रुपए का बंधपत्र और इतने रुपए की जमानतदार के द्वारा एक जमानत पेश करें, तो आपको हम छोड़ देंगे। और कोर्ट ने उसे समय दिया कि आज ही वह पेश करे, और उसने पेश नहीं किया, और इतने में फिर इसके बाद चालान पेश होता है। तो हाँ, ऐसी स्थिति में उस एक्यूज को राइट मिला था, कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके राइट को अवेल करने के लिए एक टाइम दिया था, उसने उस समय में अपने राइट को अवेल नहीं कर पाया, बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पाया, सिक्योरिटी नहीं दे पाया, और उसके बाद में चालान पेश होता है, तो फिर एक्यूज्ड का राइट 167(2) का डिफ़ॉल्ट बिल का सीज हो जाता है, और फिर उसे वो राइट नहीं मिलेगा। फिर चालान पेश हो जाने पर कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल की जो स्टेज होती हैं, वो फॉलो होंगी। इस तरह से ये 4 कंडीशन थी, जो बेसिकली जो टेक्निकल है और कोर्ट के सामने और आती हैं, और जिन्हें हम फेस करते हैं। तो ब्रीफ में ये कहना चाहूँगा कि संजय दत्त वाले केस में बताया गया कि हाँ, ये बात सही है कि जैसे ही चालान पेश होता है, एक्यूज्ड का राइट डिफ़ॉल्ट बिल प्राप्त करने का खत्म हो जाता है, यदि उसने उसको अवेल नहीं किया है। अब अवेल कब कर लेता है, इस संबंध में उदय मोहन लाल आचार्य वाला जो केस है, उसमें सही एक्सप्लेन किया गया संजय दत्त वाले केस को, जिसमें बताया गया है अवेल का मतलब है कि जैसे ही उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया बेल के लिए, कोर्ट ने वैसे ही कहा जाता है कि उसने अवेल कर लिया, और वो अवेल तब तक बना रहता है जब तक कि उसकी उस डिफ़ॉल्ट बिल के आवेदन पर कोर्ट डिसीजन अपना डायरेक्शन दे दे, अपना ऑर्डर कर दे, और उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो कोई काम करे। उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो कोई काम नहीं करता है, जमानत नहीं देता है, तो उसका फिर उसके बाद में यदि चालान पेश होता है, तो फिर उसका राइट वो खत्म हो जाता है,
फिर से राइट नहीं रह जाता है। तो ये 2020 के बाद में ये करंट सिचुएशन है उस कि एक्यूज का राइट कब सीज होता है। इसके बाद में एक और जो नेक्स्ट इशू हम जो फेस करते हैं कि हमारे सेशन कोर्ट में आता है कि जो टर्म यूज किया गया है 167 में वो मजिस्ट्रेट है, और तो क्या सेशन कोर्ट भी मजिस्ट्रेट वाली मजिस्ट्रेट 167 की पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या सेशन कोर्ट भी 167 की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सेशन कोर्ट से तात्पर्य मेरा है स्पेशल जजेस जो हैं। तो स्पेशल जज भी जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 और सब क्लॉज सब सेक्शन 32 जिसमें स्पेशल जज को डिफाइन किया गया है और उसमें मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए जो सेशन जज स्पेशल जज है स्पेशल जज जो है स्पेशल जज 167 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट बिल जो है वो दे सकते हैं और अपने 167 की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके संबंध में एक केस भी था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस कृष्णा स्वामी नायडू एंड अनदर रिपोर्टेड इन 1979 फॉर SCC 5। तो इस केस में बताया गया था कि यस द स्पेशल जज इज मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कोड। हाँ, स्पेशल जज धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां का एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर्ड है और वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा इशू नंबर 8 था जिसे हमने इस केस के माध्यम से सॉल्व किया। एक और इशू अभी रिसेंटली आया हमारे सामने जिसे हम इशू नंबर 9 बोलते हैं, और ये जब से मार्च से जब नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया और अभी तक जो लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक है, तो यदि ये 60-90 डेज की पीरियड था, क्योंकि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जजमेंट आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि सभी प्रोसीडिंग्स में रहेगी लिमिटेशन, जिनकी लिमिटेशन क्रॉस हो रही है पक्षकारों के लिए, एडवोकेट्स के पक्षकारों के लिए कोर्ट में जाने के लिए, वो सभी लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। कब तक? टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अग्रिम आदेश तक उस सभी केसेस में जहां पे लिमिटेशन के प्रोविजन किए गए हैं उसकी लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया है, और अभी भी एक्सटेंडेड है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा, अभी भी लिमिटेशन रन नहीं कर रही हैं। तो सबसे जब महत्वपूर्ण सवाल जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, और अभी जब तक ये एक्सटेंडेड है तो हम फेस करेंगे कि क्या जब चालान का लिए जो 60 और 90 दिन का समय दिया गया है पुलिस अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिन 60 और 90 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, यदि वो 60 और 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो एक्यूज को डिफॉल्ट बिल का राइट मिल जाता है। तो क्या 60 और 90 दिन की जो लिमिटेशन है चालान पेश करने की, ये लिमिटेशन एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है। तो कई कोर्ट्स में इस तरह का कंफ्यूजन रहा कि हाँ, जब सभी तरह की लिमिटेशन एक्सटेंडेड है तो ये लिमिटेशन भी एक्सटेंडेड मानी जानी चाहिए। तो रिसेंटली ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने 167 के संदर्भ में इस प्रोविजन को या इस क्लियर किया। केस का नाम है एस काशी विरुद्ध स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समायनल्लूर पुलिस स्टेशन मदुरई डिस्ट्रिक्ट, साइटेशन इज 2020 SCC ऑनलाइन SC 529। इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बताया कि यदि कोई ऐसी 167 के संदर्भ में यदि बात है और 60 और 90 डेज या 60 या 90 दिन का समय निकल रहा है और पुलिस अथॉरिटी ने कंप्लीट नहीं किया है, तो उनके लिए 60 और 90 दिन की जो लिमिटेशन है वो एक्सटेंडेड नहीं है। पुलिस अथॉरिटीज फ्री है चालान पेश करने के लिए, कोर्ट में चालान पेश करने के लिए उन कोई बाध्यता नहीं है, वो पेश कर सकते थे। और ऐसी स्थिति में 60 और 90 दिन डिफॉल्ट बिल के लिए 60 और 90 दिन की जो लिमिटेशन है उसको एक्सटेंडेड नहीं माना जाएगा, और अब एक्यूज को डिफॉल्ट बिल का राइट मिलेगा यदि 60 और 90 दिन में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में चालान पेश नहीं किया जाता है। तो ये करंट पोजीशन है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, और इशू नंबर 9 का आंसर मिल जाता है ऐसे कि यदि पुलिस 60 और 90 दिन में चालान पेश कोर्ट में नहीं करती है तो उनकी लिमिटेशन 60 और 90 दिन की एक्सटेंडेड नहीं है। 60 और 90 दिन के गुजरने के बाद में एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बिल का राइट
मिल जाएगा और उसे बेल आउट कोर्ट को करना पड़ेगा। तो ये पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक के समय की समस्या है। तो क्वेश्चन था वेदर ड्यू टू कोविड-19 90 days as provided under section 167(2) of has been extended? No, the limitation has not been extended, and the police has to file the challan within the prescribed period under section 167(2) of the criminal procedure code. एक और इशू है नंबर 10। ये वो इशू है या वो समस्याएं हैं जो कि हमने महसूस की अपने समय में, या हमारे सीनियर्स ने महसूस किया, और या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे ऐसे केसेस गए जहाँ पे उन्होंने इस बात को फेस किया। उन सारी समस्याओं को एक रूप करते हुए, एक साथ अरेंज करते हुए, उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए, उन समस्याओं के सॉल्यूशन करने के लिए मैंने प्रयास किया। इसी तरह से एक और अगली समस्या हमारी आती है, इशू नंबर 10 बोला गया है, जिसे क्वेश्चन इज whether the magistrate can keep the application by accused to avail the right or default bail pending। क्या ऐसा हो सकता है या मजिस्ट्रेट करना चाहिए कि एक्ट की डिफॉल्ट बेल का जैसे ही 60-90 दिन निकले और पुलिस ने चालान पेश नहीं किया और एक्यूज को राइट मिला डिफॉल्ट बेल का, और जब एक्यूज को राइट मिलता है डिफॉल्ट बेल का और उसने आवेदन लगाया कोर्ट में कि सर मुझे छोड़ दिया जाए, डिफॉल्ट बेल का मुझे राइट है, तो फिर मजिस्ट्रेट को क्या मतलब उस आवेदन पे जवाब के लिए लगा दें कि प्रोसिक्यूशन जवाब दे, उसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, या फिर उसमें दूसरे पक्ष को सुना जाए। हाँ, जो भी करना है, जैसे भी करना है, तत्काल करना है, फोर्थविथ। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने उदय मोहन आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2001 SC 1910, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्थविथ कोर्ट को फोर्थविथ उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है या फिर उस एप्लीकेशन पे जवाब देना है। इस जजमेंट का 2 लाइन रिलेवेंट है, मैं पढ़ देता हूँ। When an application for bail is filed by an accused for enforcement of his indefeasible right alleged to have been accrued in his favor on account of default on the part of investigation agency in completion of the investigation within this period, the magistrate court must मतलब mandatory, the magistrate court must dispose of it forthwith on being satisfied that in fact the accused has been in custody for a period of 19 days or 60 days। तो मजिस्ट्रेट को उससे फोर्थविथ तत्काल उस एप्लीकेशन का निराकरण करना चाहिए विदाउट एनी डिले। तो हमारा जवाब है कि नहीं, मजिस्ट्रेट उस आवेदन को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, उसका तत्काल ही निराकरण करना पड़ेगा या करना होगा। तो ये हमारा इशू नंबर 10 था। एक और इशू जो हम फेस करते हैं, इसे हमें इशू नंबर 11 दिया गया है कि वेदर एक्यूज्ड, ये रिसेंटली 2 दिन पहले ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसने एक दूसरे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपनी कोर्ट के एक जजमेंट को कंफर्म करते हुए बताया कि नहीं ऐसा ही है। प्रॉब्लम यह है कि वेदर एक्यूज्ड हु वाज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल कैन बी अरेस्ट ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। डिफॉल्ट बेल पे किसी को छोड़ दिया गया, वो क्या चार्जशीट पेश होने पे उससे फिर से पकड़ लेंगे उन्हीं ग्राउंड पे। तो 2 दिन पहले ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 का 2 दिन पहले का ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस को कंफर्म करते हुए लिखा कि केवल चालान पेश होने से, केवल चालान पेश होना मात्र ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है उसे कैंसिल कर दिया जाए, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इशू नंबर 12 हालांकि ये लिखा नहीं, लेकिन ये क्या 167(2) का कोई भी ऑर्डर है उसके संबंध में रिवीजन हो सकती है। हाँ, तो अभी अपने एमपी का ही ऑनरेबल जस्टिस श्री VK श्रीवास्तव साहब का एक ऑर्डर में पढ़ रहा था, तो उसमें जजमेंट में ये है कि हाँ, ये इंटरलॉकेटरी ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसकी रिवीजन मेंटेनेबल है। 167(2) का कोई भी ऑर्डर है उसकी रिवीजन हो सकती है, रिवीजन CRPC की प्रोविजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। तो ये बेसिक टोटल 11 इशू थे जो हमने डील किए। कंसेप्ट ये है
पूरा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है किसी अपराध में, तो उन्हें अपना इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट कर लेना चाहिए, और 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, जो कि कुल मिलाकर मैक्सिमम 60 दिन या 90 दिन एज द केस में भी, जो मैंने राकेश कुमार पॉल ने बताया, उतनी हो सकती है। और उन 60 और 90 दिन की उस अवधि में, उस दौरान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश नहीं किया है या पुलिस चालान पेश नहीं करती है, तब अभियुक्त को एक राइट मिल जाता है जिसे हम डिफॉल्ट बेल का राइट कहते हैं, और यदि वो राइट मिलता है तो अभियुक्त को बेल पे छोड़ देना चाहिए और छोड़ना चाहिए। ये डिफॉल्ट बेल की, इस कंसेप्ट की, इस थ्योरी की मंशा थी। तो इसके बाद में यदि कोई कुछ कमेंट्स और क्वेरीज हैं तो ये करके उनको डील कर लेते हैं। उसमें देखा ना ऑनलाइन कुछ आ रही होगी मैं देख नहीं रहा वहां से। कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ला के देता हूं। ठीक है बस। एक था श्री संतोष गुप्ता साहब का कोई, तो वो का निकालने जो आया था। नहीं दिखा, निकाल मुझे मिलेगा। अच्छा हाँ, ये लाइव चला ना, इसमें देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था, इफ अरेस्ट डेट एंड प्रोड्यूस डेट इज सेम देन द डेट एक्सक्लूड और नॉट। हाँ सर, बिल्कुल, यदि दोनों डेट एक हैं, यदि पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया, आज ही न्यायालय के सामने पेश किया है, ऐसी स्थिति में वो डेट जिस तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है उसको एक्सक्लूड करना है, और वो डेट जिस तारीख को चालान पेश हो रहा है उसको इंक्लूड करना है। इसके संबंध में स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम वाला जजमेंट है 1995 एससीसी सप्लीमेंट्री 3221। ये एक और क्वेश्चन है मिस श्रुति राव का, वाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू एक्सटेंड लिमिटेशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस डज नॉट अप्लाई टू ग्रांट ऑफ डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 67। सर कैन यू प्लीज मैंने इसके संबंध में बताया श्रुति राव कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एस काशी वाला जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट कर दिया कि पुलिस अथॉरिटी, जो पुलिस एजेंसी है जिनका काम इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उनके इन्वेस्टिगेशन करने पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं थी। वो सेशन थी, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो कोर्ट में चालान पेश कर सकती थी, उस पर भी कोई रोक नहीं थी, तो वो चालान भी पेश कर सकती थी। यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और 60-90 दिन के अंदर चालान पेश नहीं किया, ऐसी स्थिति में एक्यूज का वो राइट, जो डिफॉल्ट बेल का राइट है, वो उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें एस काशी वाला जजमेंट है, मैंने अभी कोट भी किया था, आप उसे पढ़िएगा जरूर। इसके अकॉर्डिंग 60 और 90 दिन की जो लिमिटेशन है वो एक्सटेंडेड नहीं है, और यदि 60 और 90 दिन में चालान पेश नहीं किया जाता है तो एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा या उसे ये बेल का अधिकार मिल जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है कि आशीष श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू एक्सटेंड ऑल लिमिटेशन पीरियड्स, देयर नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सही बात है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी पीरियड नहीं है, लेकिन एक सीआरपीसी में प्रोविजन है। मैंने सबसे पहले एक केस बताया था अचल उर्फ रामस्वरूप का, जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि, और 167 में भी प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन ये है कि कोर्ट की पुलिस एजेंसी को फर्स्ट 24 आवर्स, समय की बात नहीं, कितना समय में करना चाहिए नहीं, पुलिस को पहले अभियुक्त को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण कर लेना चाहिए। 167 में लिखा हुआ कि पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर वो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या होगा? तो फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और जब पेश करते हैं तो उसके बाद मजिस्ट्रेट से जेआर पे या पीआर यानी जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड पे एज द केस में भी भेज सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 60 और 90 दिन से हो सकता है। पुलिस रिमांड तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए, और जुडिशियल कस्टडी में यदि वो है तो कुल मिला के टोटल पुलिस और जेआर दोनों आ जाते हैं, टोटल 60 और 90 दिन से अधिक समय के लिए उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है, और तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा।
पुलिस फिर कभी भी इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर सकती है, लेकिन एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं रखेंगे, उसको छोड़ देंगे। ये बेल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड बाय मिस राधिका रावत, मैडम राधिका रावत जो भी, ये बेल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड बाय सेशन कोर्ट इज सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन एट मजिस्ट्रेट कोर्ट मेंटेनेबल। यदि मैंने बताया कि इसके संबंध में यदि मजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर किया है, इसके संबंध में रिवीजन मेंटेनेबल है, हम रिवीजन कर सकते हैं। और जब रिवीजन करते हैं उसकी, तो फिर रिवीजन कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट की या फिर नीचे वाले कोर्ट ने जो भी इलीगलिटी या इरेगुलरिटी करी है उसको चेक कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकता है। इसलिए मैडम राधिका रावत जी, कोर्ट के ऑर्डर को यदि गलत किया गया है, उस ऑर्डर को आप रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं और फिर लोअर कोर्ट उस रिवीजन जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, अपर कोर्ट जो है जिसमें रिवीजन को ऑर्डर किया है, उनके ऑर्डर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिफॉल्ट बिल पे छोड़ सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन का कोई इशू ही नहीं आता। रिवीजन मेंटेनेबल है या नहीं है, इसके संबंध में मैं आपको केस जरूर बता देता हूँ। मधुलिमा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट, ये मधुलिमा का 1978 का केस है और वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट का 1980 का केस है, जिस केस में स्पष्ट किया गया था कि रिवीजन मेंटेनेबल है, और रिवीजन जब मेंटेनेबल है तो फिर लोअर कोर्ट जिसने इरेगुलरिटी यदि की है, इलीगलिटी यदि की है, तो वह कोर्ट डिवीजन कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नेक्स्ट, ये इस बस इतने ही थे क्वेश्चन, यही इशू है, ठीक है। ये इशू अभी हमने फेस किए, मतलब ऑनलाइन इशू क्वेरीज थी जो मैंने प्रयास किया इनका जवाब देने के लिए और लेक्चर की अवधि भी हमने 1 घंटे रखी हुई थी, और लगता है 3 भी बज गए हैं। तो यदि और भी कोई क्वेश्चंस हैं डिफॉल्ट बिल के रिगार्डिंग, ये मुझे भी एक मौका देंगे, अवसर देंगे और नई बातें ऐड करने का, और इस लेक्चर को और ज्यादा इम्प्रूव करने का। तो सभी तरह के क्वेश्चंस, सजेशन इनवाइटेड हैं, और यदि आप भेजते हैं तो मोस्ट वेलकम है, और उन पर हम पूरा विचार करने के पश्चात उनको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करने का भी प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की समस्या डिफॉल्ट बिल पर है, किसी की भी आती है, हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि उसका समाधान करने के पश्चात उन्हें सूचित भी किया जाए जिनकी आई है। जब भी आप भेजें तो हम एक अपनी मेल आईडी इस पर प्रोवाइड कराएंगे, उस मेल आईडी पे ऑफिशियल आप भेजें रिगार्डिंग, उस पर आप जरूर लिखिएगा रिगार्डिंग लेक्स अट्रियस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रॉब्लम नंबर 1, 2 जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, हम प्रयास करेंगे कि आपको उसी मेल के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाए और आपको सूचित भी किया जाए। अपना नंबर ही भेजिएगा, एक मैसेज भी ड्रॉप कराएंगे कि आपको उसका जवाब मिल गया है, आप एक बार मेरी आईडी अपनी चेक कर सकते हैं। फाइनली मैं वो सारी 10 समस्याएं जो मैंने आज जब यहाँ डिस्कस की, उनको एक बार केवल प्रॉब्लम और उसका यस और नो में आंसर, 60 और 90 दिन की गणना करने कैसे करेंगे हम, इसके संबंध में 4 केस लॉ बताए थे, चगंती सत्यनारायण, रुस्तम वाला, अशोक शर्मा वाला और राकेश कुमार पॉल, ये चारों रिलेवेंट है। इनमें सभी तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन के संबंध में या गणना करने के संबंध में सबसे रिलेवेंट केस लॉज हैं। दूसरा, क्या कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अथॉरिटी को टाइम दे सकती है, पुलिस को टाइम दे सकती है, एक्सटेंड कर सकती है 60 90 दिन की अवधि को? नहीं, कोर्ट 60 और 90 डेज की लिमिटेशन जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। तीसरा हमारा इशू था, क्या जो डिफॉल्ट बिल के लिए जो एक्यूज्ड है वो इन राइटिंग अप्लाई करेगा या ओरल भी अप्लाई कर सकता है? उसकी जो जजमेंट था राकेश कुमार पॉल वाला, उसकी लाइट में हम ये कह सकते हैं कि वो इन राइटिंग और ओरल वो कैसे भी अप्लाई कर सकता है। अब तो और न्यू डेवलपमेंट है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट ऑट टू इन्फॉर्म, और मुलजिम का जो वकील है उनकी भी ड्यूटी है उसको बताएं कि आपके डिफॉल्ट बिल का राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा, क्या अभियुक्त अपने डिफॉल्ट बिल का जैसे राइट मिला है उसे त्याग सकता है, नहीं लेना है डिफॉल्ट बिल, मना कर सकता है कोर्ट से? हाँ, वो कर सकता है, राकेश कुमार पॉल। या उसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इशू नंबर 5, क्या डिफॉल्ट बिल का राइट मिलने पर कोर्ट उसको छोड़ देगा बिना बंद पत्र के, बिना जमानतदार के? नहीं,
कोर्ट आदेश करेगा, एप्रोप्रिएट आदेश करेगा, जो कोर्ट उसे समझता है, जितने जमातदार जितने रुपए का बंद पत्र भरवाना हो। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, कोर्ट न्यायालय के आदेश अनुसार डिफॉल्ट बिल का जो ऑर्डर हुआ है, कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार जमातनामा मुचलका नहीं भरता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रोसिक्यूशन या फिर प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो अभी एक्यूज को डिफॉल्ट बिल का जो मिल चुका है उसको कैंसिल करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं पोथेंटाइन टू? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इट इज उन्हें कोर्ट में उन्हें बताना पड़ेगा ऐसी ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड है क्राइम का, या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, दैट इज अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस है, जिसमें अभियुक्त की डिफॉल्ट बिल जो उसे मिल चुकी है उसको कैंसिल कर दिया जाए, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्या चालान पेश होने पर अभियुक्त का डिफॉल्ट बिल का राइट समाप्त हो जाता है? हाँ, इन ब्रीफ हाँ, लेकिन कब? तब हो जाता है यदि उसने अपने राइट को, इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ, यदि उसने अपने राइट को अवेल नहीं किया है। अवेल कब करेगा वो? इसके संबंध में संजय दत्त वाला मैंने केस बताया, संजय दत्त और उदय मोहन लाल आचार्य, जो संजय दत्त का एक्सप्लेनेशन है उसमें रिसेंट और एम रविंद्रन, जिसमें रिसेंट और जो प्रेजेंट लॉ है उसे लेट डाउन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्पेशल जज 167 की पावर एक्सरसाइज करने के लिए मजिस्ट्रेट है? हाँ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने बताया। क्या 167(2) में जो 60 और 90 दिन की जो लिमिटेशन है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जो लिमिटेशन एक्सटेंड करने का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो चुकी है? नहीं हुई है, पुलिस को 60 और 90 दिन में चालान पेश करना पड़ेगा, और नहीं करेंगी तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारी प्रॉब्लम थी कि क्या मजिस्ट्रेट आवेदन को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं 167(2) का डिफॉल्ट बेल का आवेदन किसी मुलजिम ने दिया है तो? नहीं रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट को फोर्थवेथ यानी तत्काल रूप से उस आवेदन का निराकरण करना पड़ेगा। हमारी अगली 11वें नंबर की प्रॉब्लम थी, हाँ, क्या मुलजिम जिसको डिफॉल्ट बिल पे छोड़ दिया गया है, चार्जशीट पेश करने पर, फाइल होने पर उसे दोबारा गिरफ्तार किया सकता है? नहीं किया सकता, उन्हीं आधारों पर, जिन आधारों पर उसके ऊपर एक्विजिशन था, उन्हीं आधारों पर मात्र चार्जशीट पेश होने के कारण उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और आखिरी हमारी थी कि क्या रिवीजन हो सकती है, रिवीजन मेंटेनेबल है? हाँ, 167(2) का जो ऑर्डर है दैट इज नॉट इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जिसकी रिवीजन मेंटेनेबल है। केस मैंने बताया था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। मधुलिमय और बीसी शुक्ला वाले दो केस है, 1978 1980 का, रिवीजन मेंटेनेबल है। तो ये हमारा था, सभी सजेशंस, सभी तरह के सुझाव इनवाइटेड है। और ये हमारी ऑनलाइन टीएस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए